नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे PMEGP भी कहा जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, के बारे में बताएंगे। इस योजना के तहत कौन कौन लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं और क्या क्या उसकी पात्रता होगी और उसकी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कैसे इसमें आवेदन किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। आइए वीडियो पर चलते हैं और आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है, खादी और ग्रामोद्योग दो विभागों से मिलकर एक आयोग निर्मित किया गया है, जिसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे आगे बढ़ाया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 2 लाख नौकरियों के सृजन के लिए शुरू किया गया था, जिसकी सफलता को देखते हुए हर 5 साल के उपरांत इस योजना का विस्तार किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में 3 एजेंसियों क्रमशः नंबर 1 जिला उद्योग केंद्र, जिसे DIC कहते हैं, नंबर 2 खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिसे KVIC कहते हैं, नंबर 3 उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिसे KVI भी कहते हैं, द्वारा किया जाता है। भारत सरकार उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करता है। योजना का विवरण आपको निम्न प्रकार बताया जा रहा है, जो इसकी डिटेल है। जैसे कार्य क्षेत्र उद्यम की स्थापना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए ही मान्य है। परियोजना का अधिकतम आकार 50 लाख रुपए है। पात्र जो उद्यमी होगा उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर हो, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है और योजना का लाभ ले सकता है। आवेदन कैसे करें? PMEGP योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होते हैं तथा कोई भी आवेदक KVIC online.government.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। इस आवेदन योजना की संपूर्ण जानकारी, दिशा निर्देश एवं विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जो इस वीडियो के अंदर भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका जो इंटरफेस है, जो आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, प्रथमतः ऐसा होगा और उसका जो द्वितीय आवेदन का इंटरफेस होगा वह इस प्रकार होगा। लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मेलिटीज भरी जानी है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताई जा रही हैं। नंबर 1 आधार नंबर, आवेदक का 12 अंकों का आधार नंबर भरना होगा। EID आपके नामांकन अद्यतन पावती पर्ची जो शीर्ष पर प्रदर्शित होती है, इसमें 14 अंकों का नामांकन संख्या भरी जाती है, जिसमें तारीख और समय भी शामिल होता है, जिसमें साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड तक शामिल की गई है। 28 अंक मिलकर आपकी नामांकन ID तैयार होती है, जो आपको दस्तावेज से जोड़ देगी और अपनी प्रक्रिया सिस्टम अपने आप अपडेट करते हुए अगली प्रोसीडिंग प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म को प्रोसीड कर देगा और जिसकी संपूर्ण प्रक्रियाएं होने के उपरांत आवेदक उसमें अपना नाम जो आधार कार्ड के अनुसार होगा उसके अनुसार ही भरना होगा। आवेदक का नाम बिल्कुल वैसा ही भरना चाहिए जैसा आधार कार्ड में होता है। दर्ज किए गए नाम में किसी भी प्रकार का बेमेल यानी कि स्पेलिंग में भी गलती है तो आवेदक आगे फॉर्म नहीं भर पाएगा।
दर्ज किए गए नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम उसे अपडेट नहीं करेगा, ना ही आपका आवेदन या नामांकन पर्ची आपको प्राप्त हो पाएगी, जिससे आपका फार्म अधूरा रहेगा। इसलिए आप जो भी अपना फार्म आवेदन करें तो बड़ी सावधानी से करें। आवेदक जो एजेंसी हैं यानी प्रायोजक एजेंसियां हैं, उस एजेंसी जैसे KVIC, KVIB, DIC, उसमें आवेदक को चयन करना होगा जिसमें आप आवेदन जमा करना चाहते हैं। उस एजेंसी का चयन करने के उपरांत अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। नंबर 4, राज्य की सूची। आप किस राज्य से आते हैं उसका चयन करना होगा। नंबर 5, जिले की सूची यानी कि जिला चयन करना होगा, आप किस जिले से आते हैं। नंबर 6, प्रायोजक कार्यालय, प्रायोजित कार्यालय। सूची से कार्यालय का चयन करेंगे, उसी हिसाब से बताएंगे कि ये मेरा कार्यालय इस योजना के लिए प्रस्तावित है। कानूनी प्रकार, यह फार्म व्यक्तिगत आवेदन से संबंधित है, यह व्यक्तिगत स्टॉक से भी संबंधित है। उसके बाद आपने लिंग चयन करना है, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है। लिंग का चयन करना के उपरांत उसमें जन्म तिथि की आपने प्रक्रियाएं भरनी होंगी, जैसे आपको दिन, महीने और साल के प्रारूप में दर्शाया गया है। जैसे 15/12/1991 तिथि के अनुसार जो आपके आधार कार्ड में है वो उसी के अनुरूप भरी जानी है, नहीं तो फार्म स्वीकार नहीं होगा। आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए, जिससे जैसे ही जन्म तिथि दर्ज की जाएगी आयु की गणना सिस्टम स्वयं अपने आप करना शुरू कर देगा और बता देगा कि यह आवेदक इतनी उम्र का है। उसके बाद नंबर 10 पर सामाजिक श्रेणी। सूची से आवेदक की सामाजिक श्रेणी का चयन किया जाएगा। सामान्य है, आपने खुद बताना है। सामान्य है, अन्य पिछड़ी जाति है यानी कि OBC है, जनरल है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्यक है। इसकी डिटेल आपने देनी होगी। उसी के उपरांत अगली प्रक्रिया चालू होगी। सूची में ज्वालामुखी की सामाजिक श्रेणी का चयन करेंगे, अर्थात यानी कि सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति है, अल्पसंख्यक है, ट्रिब्यूनल है, अल्पसंख्यक है, विशेष श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष श्रेणी जैसे बहुत पूर्व सैनिक हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, पहाड़ी सीमा क्षेत्र से हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं, उन सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करना है और संपूर्ण फॉर्मेलिटी पूरी करने के उपरांत सिस्टम फिर इस प्रक्रिया को अपडेट करेगा और अपडेट करने के बाद आपको अगली प्रोसीडिंग देगा। उसके नंबर 11, उसके बाद आप शैक्षणिक योग्यता जो सूची चयन योग्यता के अनुसार करनी है। 8वीं पास हैं, अंडर 8वीं हैं यानी कि 5वीं हैं, 6ठी हैं, 7वीं, कुछ भी जो भी आपने दिखाना है। 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD डिप्लोमा है, उसी हिसाब से आपने बताना होगा। संचार या पत्राचार का पता देना होगा। आवेदक को राज्य, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल और पैन नंबर सब उसी हिसाब से भरना होगा जो आपके पत्रों कागजों में कंप्लीट किया गया है। और यदि आपके पत्राचार या जो भी आधार के अनुरूप नहीं होंगे तो सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करेगा। इकाई का स्थान बताना है, ग्रामीण है या शहरी है। ग्रामीण है तो उसमें ग्रामीण चुनेंगे, शहरी है तो शहरी चुनेंगे। प्रस्तावित इकाई का नाम बताना होगा। आवेदक को इकाई का पूरा नाम, पूरा पता, तालुका, तहसील, जिला, पिन कोड सहित भरना अनिवार्य है। यदि इकाई का पता संचार पते के समान है तो इकाई के पते के संचार पते पर क्लिक करें, वो सेम उसी हिसाब में कंप्लीट हो जाएगा।
और अपनी प्रक्रिया सिस्टम अपडेट करनी शुरू करेगा। उसके बाद ये संपूर्ण क्रिया होने के उपरांत अगली प्रोसीडिंग के लिए आगे बढ़ा देगा। गतिविधियों का प्रकार, गतिविधि यानी कि आप किस क्षेत्र में अपना कार्य करना चाह रहे हैं। सेवा यानी कि सर्विस में, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर में, उसी हिसाब से आप सूची में चयन करेंगे सेवा या विनिर्माण। नंबर 16, गतिविधि का नाम बताएंगे। उद्योग की सूची से उद्योग का चयन करेंगे। उत्पाद विवरण, विशिष्ट उत्पाद विवरण चयन करेंगे। विशिष्टता टाइप करें। उत्पाद विवरण का नाम अज्ञात है, जो भी होगा उसका नाम आपने बताना होगा। नंबर 17, क्या EDP से आपने प्रशिक्षण लिया है या नहीं, हाँ या ना बताएंगे। आवश्यक जो ऋण है, नंबर 1, पूंजीगत व्यय। DPR में प्रस्तावित CE ऋण को रुपए में दर्ज करें। पूंजीगत व्यय 6.5 लाख रुपए में ऋण को प्रस्तावित परिसंपत्ति ऋण के रूप में दर्ज करें। नंबर 2, कार्यशील पूंजी। DPR में प्रस्तावित WC ऋण का रुपए कार्यशील परिसंपत्ति ऋण में प्रस्तावित परिसंपत्ति ऋण के रूप में दर्ज कराना होगा। नंबर 3, कुल ऋण गणना सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली करेगा और ये ऑटोमेटिक सारी प्रक्रिया अपडेट करने के उपरांत आपको अगली कार्यवाही पूर्ण करने के लिए प्रोसीडिंग कर देगा। बैंक का विवरण। बैंक का विवरण में नंबर 1, IFSC कोड देंगे। IMSC कोड भी देना होगा। यदि IFSC कोड ज्ञात नहीं है तो GET IFSC कोड पर बटन पर जाकर क्लिक करेंगे और फाइनेंसिंग बैंक का सही IFSC कोड चुनेंगे और अपनी ये प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सिस्टम आपको अगली प्रक्रिया में प्रोसीडिंग कर देगा, ताकि जिससे आप अपना जो अगली प्रक्रिया का जो फार्म है वो भरना शुरू कर देंगे और उसी हिसाब से आपको उस प्रक्रिया में चलते जाना है और जाने के उपरांत ये संपूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट होती जाएगी। दूसरी वित्तीय यानी कि दूसरा फाइनेंसिंग बैंक का IFSC कोड दर्ज करेंगे, जो एक वैकल्पिक है, यानी कि किसी कारण पहला बैंक आपके ऋण को नहीं कर रहा है तो दूसरा बैंक वह फाइल दोबारा भेजी जा सके, उसका वैकल्पिक होता है। उचित फील्ड में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के उपरांत विवरण को सेव करेंगे। आवेदक अपने डाटा को सेव करेगा और उस पर क्लिक करेगा। उपयुक्त सभी खानों में आवश्यक जानकारियां दर्ज करने के बाद फिर डाटा को आवेदक सेव करेगा। आवेदक डाटा सेव करने के बाद अपने आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के उपरांत आवेदक के पास उसके मोबाइल नंबर पर जो पंजीकृत किया गया है, यानी कि जो नंबर आपने आवेदन में अभी भरा है उस पर पासवर्ड भेजा जाएगा और उस पासवर्ड को आपने सेव करना है ताकि भविष्य में आप अपने आवेदन की स्थितियों को जान सकें। अपेक्षित जो दस्तावेज हैं, परियोजना शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जहां तक लागू हो आदि, यानी कि जो भी आपका कागज में भी लगाने अनिवार्य है। लाभार्थी का जो चयन होगा वो स्कोर बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना की मंजूरी तकनीक आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी प्रदान की जाती है, यानी कि बैंक देखता है कि ये आदमी उसके पैसे को दे पाएगा, वापस कर पाएगा या नहीं, ये काम करने वाला है या नहीं, वो सारी स्थिति देखता है। निजी अंशदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों की परियोजना लागत 10% और OBC के लिए 5% मार्जिन मनी या अंशदान जमा करना अनिवार्य है। द्वितीय बार
ऋण प्राप्त करने की जो सुविधा है, इस योजना के अंतर्गत 3 वर्ष पुरानी जो सफल इकाई हैं, उद्यम के विस्तार हेतु धनराशि 25 लाख रुपए से लेकर उत्पादन इकाइयों को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा मान्य की गई है। उक्त ऋण राशि पर 15% अनुदान भी दिया जाएगा जो सफल इकाइयाँ होंगी। ब्याज उपादान की सुविधाएं PMEGP योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की वित्त पोषित उत्पादन इकाइयों को 25 लाख रुपए तक एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को 10 लाख रुपए तक का ऋण इस परियोजना पर पूर्व की भांति पंडित दीनदयाल रोजगार योजना के तहत ब्याज उपादान अधिकतम 13% तक ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से 3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि 3 वर्ष तक आपको अगर 13% तक का ब्याज लग रहा तो बैंक सरकार उसमें उसका ऋण ब्याज देगी, बिना ब्याज का ऋण आपको मिलेगा। यह सभी ऑनलाइन PMEGP आवेदन, ऑफलाइन PMEG आवेदन भरे जाने के दिशा निर्देश आपको इस वीडियो में बताए गए हैं कि आपने कैसे अपने आवेदन को भरना है और क्या करना है। आप हमारे चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो में दी जा रही जानकारी आम जनता तक पहुंच सके, वह उसका लाभ भी उठा सके। आपको सरकारी व गैर सरकारी सभी योजनाओं की जानकारी व लाभ आने वाली वीडियो में सबसे पहले मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें और इस चैनल को एक उचित